हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है जफर शेख और स्वागत करता हूं आपका ट्राई मोटिव के इस चैनल पर, जहां पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक न्यू सीरीज। नाम है न्यू स्टार्ट। ठीक है, इस सीरीज के अंदर स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले 12th की बायोलॉजी के साथ, देन जंप करेंगे 11th के ऊपर। ठीक है, एंड मेन फोकस सीबीएसई पे रहने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार नीट में एनटीए ने क्या करा। एनटीए ने आपके जो एनसीईआरटी है, बायो के एनसीईआरटी है, उसके हर एक कॉन्टेक्स्ट से, मतलब जहां से बच्चे ने नहीं सोचा वहां से भी टॉपिक उठाकर क्वेश्चन बनाया था। ठीक है, और उसे देखने के बाद बच्चों ने यही सोचा कि ये क्या है, ये क्या लोचा कर रहे हैं ये एनटी वाले। तो एक्चुअल बात ऐसी है कि आप लोगों ने चैप्टर पढ़ने के लिए, चैप्टर पढ़ने में इतना ज्यादा खुद को बिजी कर लिया कि आप ये भूल गए कि जो यूनिट है और जो समरी है उनके अंदर ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जिसको बाकी टीचर भी क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और एनटीए ने इस बात को पकड़कर क्वेश्चन बना दिया और काफी बच्चों ने उसको छोड़ा था। तो इसीलिए 12th की बायो या 11th की बायो, कोई सी बायो में आपको पढ़ाऊंगा, सबसे पहले अपन यूनिट को उठाएंगे। उस यूनिट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो भी होगा, जो मेरे को लगता है वो आपको लिखवाऊंगा, वो आपको पढ़ना है, साथ साथ नोट करना है। देन हम प्रोसीड करेंगे आगे के चैप्टर के ऊपर। ठीक है, तो फटाफट से अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 6, यानी आपके 12th की बुक का पहला ही यूनिट है ये। ठीक है, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। अच्छा, आपको ये बता देता हूं कि रिप्रोडक्शन, ये पूरी यूनिट, इसके अंदर 3 चैप्टर होने वाले हैं। पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, दूसरा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तीसरा है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, ये पूरी यूनिट मिलाकर आपके 16 मार्क्स कंटेन करती है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है ना। इसमें अपन एक भी चैप्टर छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सारे मिलाकर ही आपको एक एक मार्क्स जोड़कर ही आप 95 तक पहुंच पाओगे। क्लियर है ना। तो इस यूनिट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है, जहां से एनटीए क्या कर सकती है, आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम कर सकती है। तो मैं उसे बता देता हूं, अंडरलाइन कर लेना आप भी, और चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी लिख सकते हो। सबसे पहली लाइन, बायोलॉजी इज एसेंस इज द स्टोरी ऑफ लिविंग ऑन अर्थ। यानी सिंपल सी भाषा में आप ये बोल सकते हो, बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी आपका लिविंग लाइफ, यानी लाइफ का, इस अर्थ के ऊपर लाइफ का एक पूरी स्टोरी है। ठीक है, एसेंस क्या है, इज एसेंस द स्टोरी, यानी क्या बोल रही है कि आपकी जो बायोलॉजी है क्या रिप्रेजेंट करती है, लिविंग फॉर्म ऑन अर्थ। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। सेम उसके बाद क्या कहती है आपकी एनसीईआरटी, बताती है जो स्पीसीज है, स्पीसीज के कंटिन्यू होने को, जो स्पीसीज जो कंटिन्यू चलती है टू लाइव थ्रू मिलियंस ऑफ ईयर्स अनलेस थ्रेटेंड बाय नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। ठीक है भाई, जो आपकी स्पीसीज कंटिन्यू रहती है, बहुत लंबे समय तक चलती है। ठीक है, और इसका एक फायदा क्या है, यहाँ पे पता है क्या आप बोलना क्या चाह रहे हैं, एक स्पेशल कोई एक अगर सिंगल ऑर्गेनिज्म है तो वो जल्दी मर जाएगा। ठीक है, और उसकी मतलब ये बोल सकते हो, वो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा तो उसके फॉसिल वगैरह सब खत्म हो जाएंगे, तो उसका कोई वजूद रहेगा नहीं। लेकिन अगर उसी एक ऑर्गेनिज्म का बहुत सारे, उस ऑर्गेनिज्म जैसे बहुत सारे लोग अगर देखने को मिलेंगे, ठीक है, यानी उसको अपन कहेंगे एक स्पीसीज है। ऑब्वियस बात है, इतना तो आपको पता होगा 12th में हो तो, स्पीसीज यानी सेम टाइप के ही ऑर्गेनिज्म को अपन स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, तो अगर एक स्पीसीज होती है तो उस स्पीसीज में से एक आध ऑर्गेनिज्म अगर मर भी जाते हैं तो उस स्पीसीज पे कोई भी खतरा नहीं होता। ठीक है, और वो स्पीसीज बहुत लंबे समय तक टिकती है, चाहे कैसे भी नेचुरल डिजास्टर आ जाए या कोई भी एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है बाय ह्यूमंस। ठीक है, और ये चीज आप धीरे धीरे जब 12th के लास्ट चैप्टर तक पहुंचोगे ना, पता चल ही जाएगा कि एंथ्रोपोजेनिक मतलब कहीं ना कहीं ऐसी चीजें जो ह्यूमंस की वजह से होती है, उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एंथ्रोपोजेनिक से। ठीक है, आई होप सो कि ये लाइन आपको क्लियर हो गई होगी कि स्पीसीज के ऊपर किसी, मतलब जो स्पीसीज है वो लंबे समय तक सर्वाइव कर सकती है एज कंपेयर टू एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के। देन अगले फ्रेम में जो कहती है एनसीईआरटी, वो कहती है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन enables creation of new variants so that survival advantage is enhanced। यानी यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या है, वो अदर रिप्रोडक्शन के मेथड से बहुत ज्यादा आपको एडवांटेज देता है। और एडवांटेज किस तरीके से देता है वो आपके सामने है। वो इनेबल कर देता है क्रिएशन, यानी अलग अलग टाइप की वेरिएशन किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर टाइम के साथ वेरिएशन आना एक पॉजिटिव साइन होता है। ठीक है, तो उसी को, और वो चीज जनरली जो आप बोल रहे हो ना वेरिएशन,
वेरिएशन कहाँ से आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मदद से ही आ सकता है, एसेक्सुअल या वेजिटेटिव से कभी पॉसिबल नहीं है ये चीज। ठीक है, तो ये कुछ लाइन एनसीईआरटी के आपको मिलेगा कहाँ पर, जो पैराग्राफ है ना यूनिट के जहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रखी वहां पर है, ये अंडरलाइन कर लेना आपकी। ठीक है, उसके नेक्स्ट पेज पे हमारे एक पंचनन महेश्वरी साइंटिस्ट के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। देखो मैं पहले बता देता हूँ, कुछ डेट्स यहाँ पर है और इस पूरे बुक के अंदर यानी 12th की बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे डेट आप याद करने वाले हो, तो इनके बारे में जो ये डिटेल में आपको बता रहा हूँ ये भी डेट आप याद कर लेना, आपके लिए फायदेमंद रह सकती है। हो सकता है एनटीए वाला आपके लिए दोबारा यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम कर दे। इनका जन्म हुआ था 1904 में और इनकी मृत्यु हो चुकी थी 1966 में, ये मतलब इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, कहाँ पैदा हुए थे, जयपुर में पैदा हुए थे जो कि राजस्थान में, और आपको पता ही है ऑलरेडी, ये तो जानते होगे। अच्छा, इन्होंने क्या किया था, ही वर्कड ऑन एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड पॉपुलराइज द यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन टैक्सोनॉमी, यानी इन्होंने एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर काम किया था और उसी को आगे जाके फैलाया था। ठीक है, देन ही वाज ऑनर्ड विद फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन यानी एफआरएस एंड इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी। यानी आपको ये याद रखना है, जो हमारे पंचनन महेश्वरी है यानी पी महेश्वरी, इनको क्या है, इनको मतलब है ना ऑनर यानी रिस्पेक्ट बोल सकते हो आप एक टाइप से, या फिर ये बोल सकते हो अवार्ड मिल रखा था किसके तरफ से, एफआरएस की तरफ से। एफआरएस की फुल फॉर्म आप याद रखोगे, एफआरएस क्या है, फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, एंड दूसरा क्या है, इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी। यहाँ से उनको ऑनर्ड एक टाइप की आप बोल सकते हो कि रिस्पेक्ट दी गई थी। देन इन्होंने ही, जो पंचनन महेश्वरी है, इन्होंने ही बायोलॉजी की सबसे पहली बुक, ठीक है, बनाई थी बोल सकते हो या पब्लिश करी थी। कब करी थी वो, 1964 के अंदर। देखो क्या लिखा है, ही पब्लिश्ड वेरी फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल इन 1964। अगर आप इनके नाम से बायोलॉजी की फर्स्ट बुक सर्च भी करने जाते हो तो आपको गूगल पे भी इनकी पहली बुक मिल जाएगी, जिसके अंदर इन्होंने बहुत ही बड़े लेवल पे अच्छी तरीके से प्लांट के बारे में, या बोलूं तो प्लांट के हर एक डिटेल के बारे में बता रखा है। ठीक है, मैं साइड हो रहा हूं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं चैप्टर की। तो पहला चैप्टर है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो जिन लोगों ने भी 11th क्लास में प्लांट किंगडम पढ़ा था तो उनको पता होगा कि फ्लावरिंग प्लांट यानी ऐसे पौधे जो कि फ्लावर को बेयर करते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म ही है जो कि क्या कर सकता है, फ्लावर बेयर करता है, बाकी के फ्लावर नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो साफ साफ लिखा है फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म की बात हो रही है। और एक लाइन और लिख रखी है मैंने, इंपॉर्टेंट है, जो कि फ्लावर्स, एनसीईआरटी जब आप खोलोगे ना तो पहले पैराग्राफ के अंदर ही मिलेगा आपको, फ्लावर आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। यानी जो फ्लावर है, हम लोग फ्लावर को कैसे देखते हैं, फ्लावर को हम एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं, एस्थेटिक चीजों की तरह देखते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं ऑर्नामेंटल, सजावट के लिए, या फिर सोशल चीजों के लिए, कल्चरल, रिलीजियस की चीजों, जैसे कि मंदिरों में फूलों क्या करते हैं, मूर्तियों पर चढ़ा दिया, या मजारों पर जाकर फूल चढ़ा दिया, तो इसी के लिए अपन क्या करते हैं, फ्लावर का यूज करते हैं। ठीक है, जबकि फ्लावर्स और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारी खुद की लाइफ में। ठीक है ना, उसी के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो फ्लावर्स हैं, जितने भी फ्लावर हैं, ऑल फ्लावर जो है वो शो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ऑल फ्लावर शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा कि एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए, जैसे कि हम लोग हो गए, हमारे लिए फ्लावर क्या अहमियत रखता है वो यहाँ पे लिखा पड़ा, जो कि एनसीईआरटी भी कहती है। और दूसरे ही पेज पे एनसीईआरटी ये बताती है, टू अ बायोलॉजिस्ट, अगर कोई एक बायोलॉजिस्ट है, सपोज करो कोई एक बायोलॉजिस्ट है, तो उसके लिए फ्लावर क्या भूमिका निभाती है, क्या भूमिका रखती है, टू अ बायोलॉजिस्ट
तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी के पॉइंट टू पॉइंट में बातें करने वाला हूँ, ठीक है। और ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी भगाऊंगा आपके इस लेक्चर को, आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। तो एक बायोलॉजिस्ट के लिए जो फ्लावर है, फ्लावर इज अ फ्लावर्स आर एम्ब्रियोलॉजिकल, या बोल सकते हैं एम्ब्रियोलॉजिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली मार्बल, ठीक है। किसी एक बायोलॉजिस्ट के लिए जो फ्लावर है वो क्या है, एम्ब्रियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल मार्बल है, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ जो फ्लावर है वो आप बोल सकते हो फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। ये लाइन है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट करना है आपको और इसको याद भी करना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक बायोलॉजिस्ट के लिए जो फ्लावर है वो बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाता है एज रिस्पेक्ट टू नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, ठीक है। वहीं पर एक लाइन और एनसीईआरटी बोलती है कि एक्चुअल फ्लावर बनने से पहले बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा पड़ा है। बिफोर एक्चुअल फ्लावर डेवलप्स सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल changes are initiated which lead to the differentiation and further development of फ्लोरल प्राइमोडियम। यानी ये वही स्टेज है जहां से प्लांट के अंदर फ्लावर बनने की शुरुआत हो जाती है। और वो कब होती है, जब बहुत सारे हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं, ठीक है भाई। ये लाइनें मैं आपके लिए इसलिए लिख के ला रहा हूं तो ताकि आपको पता चले कि एनसीईआरटी में कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, और आप जाकर एनसीईआरटी में उसको अंडरलाइन कर लो। या तो आप ये भी कर सकते हो कि जब आप ये लेक्चर देख रहे हो उसके साथ में बगल में एनसीईआरटी रखो, जैसे ही मैं आपको बोल रहा हूँ ये लाइन आपको दिखेगी, वहां पर जाकर आप उसे अंडरलाइन कर लो हाथ क्या, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड व्हिच बियर द फ्लोरल बड। अब ये फ्लोरल बड क्या है, ये वो साइड होती है जो आगे जाकर एक्चुअली में फ्लावर में कन्वर्ट होने वाली है, ठीक है। तो ये वाली स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वो सारी लाइनें लिखी है जो एक एनसीईआरटी के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो या इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूं। अब आगे बढ़ने से पहले एक नॉर्मल फ्लावर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसमें क्या क्या चीजें होने वाली इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो कुछ इस तरीके से एनसीईआरटी ने आपको डायग्राम दिखा रखा है। इलेवेंथ क्लास में आप लोगों ने इस डायग्राम को देखा भी होगा, ठीक है। एंड रफली बना रहा हूं जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि क्या एक्चुअल में फ्लावर होता है, ठीक है। एंड तो जैसा कि आपके सामने है, ये एक कॉमन फ्लावर का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले इस चीज को अंडरलाइन करेंगे। अच्छा याद रखना सीबीएसई के अंदर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसकी लेबलिंग उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि एक लेवल यहाँ करा तो दूसरा लेवल यहाँ करोगे, एक सीक्वेंस में करना होता है हमें, ठीक है। अगर इधर लेवल कर रहे तो इधर ही करेंगे, इधर लेवलिंग करनी है तो उधर ही करेंगे सारी लेवलिंग, ठीक है। अब देखो ये क्या है, इसको हम कहते हैं पेडिसेल, ठीक है, पेडिसेल। इसके ऊपर ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को हम नाम देते हैं थैलेमस, थैलेमस या फिर रिसेप्टिकल्स, ओके। देन ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, वैसे तो ये जनरली ग्रीन पार्ट होता है, ग्रीनिश पार्ट होता है,
जिसको अपन कहते हैं सेपल। लिख लो आप साइड में, ग्रीनिश पार्ट होता है ये फ्लावर का। ये वाला पार्ट जो कलर्ड पार्ट है इसे कहते हैं अपन पेटल। एंड ये कलर्ड पार्ट होता है, अगर आप लोगों ने फ्लावर देखा है रोज वगैरह तो उसमें देखा होगा आपने कि ऊपर उसकी पंखुड़ियां होती है कलरफुल रेड रेड, एंड नीचे जिससे आप पकड़ते हो वो ग्रीन पार्ट होता है। ठीक है, तो जिससे आप पकड़ते हो ना, जहाँ पे कांटे होते हैं उसे कहते हैं पेडिसेल। उसके ऊपर जहां पर गुलाब गुलाब का पूरा गुच्छा टिका होता है उसके नीचे वाले पार्ट को थैलेमस कहते हैं। ठीक है, देन कलरफुल पार्ट को पेटल कहते हैं। एंड ये जो पार्ट आप देख रहे हो दिस इज योर स्टेमन। एंड ये बड़ा सा जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप इसको हम कहते हैं कार्पल या पिस्टल। ठीक है भाई, अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है तो आप याद रखना, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट, या आप इसे ये भी बोल सकते हो असेंशियल पार्ट। असेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, वहीं अगर बात करी जाए इन दो पार्ट्स की तो ये जो पार्ट है इनको हम नाम देते हैं एक्सेसरी पार्ट। ठीक है, एक्सेसरी पार्ट जो कि फ्लावर, जैसे ये फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट होगा, जैसे ये फ्लावर का ये वाला ऊपर वाला पार्ट फ्रूट में कन्वर्ट होता है, वैसे ही नीचे की सारी चीजें अपने आप झड़ के गिर जाती हैं। तो इनकी जरूरत होती है, लेकिन फ्लावर बनने के तुरंत बाद ये क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट कर जाते हैं। उनमें से अगर मैं इसकी बात करूं कार्पल की, तो ये कार्पल याद रखना ये क्या है, फीमेल पार्ट होता है। फीमेल पार्ट होता है जो आगे जाके ग्रुप अप होने के बाद बना लेता है गाइनोशियम। गाइनोशियम बनाता है। देन वहीं अगर बात करी जाए तो ये जो पार्ट देख रहे हो स्टेमन, इस स्टेमन को अगर लिखा जाए तो ये होता है मेल पार्ट। ठीक है, ये मेल पार्ट होता है जो आगे ग्रुप बना लेता है और इसको कहा जाता है एंड्रोशियम। ठीक है, तो ये याद रखना। सिमिलरली अगर आपने 11th पढ़ी है, 11th के अंदर आपको एक पार्ट याद होगा मॉर्फोलॉजी वाला पार्ट चैप्टर। ठीक है, वहां पे इस सेपल को कैलिक्स और इस वाले पार्ट को कोरोला कहा जाता है, याद हो तो। ठीक है, अभी डायग्राम देख लो, ये डायग्राम आपका एक कॉमन फ्लावर का डायग्राम है। ठीक है, इसी डायग्राम के बेसिस पे आपको क्या है चीजें समझनी है। ठीक है, तो ये चीज आप अपने नोट्स में इंक्लूड जरूर कर लेना। ठीक है, मैं साइड हो रहा हूं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि अपना प्री फर्टिलाइजेशन। यानी देखिए टॉपिक स्टार्ट ही होता है हमारे चैप्टर में प्री फर्टिलाइजेशन से। प्री फर्टिलाइजेशन, इसमें हमें सबसे पहले देखना है स्टेमन के बारे में, व्हाट इज स्टेमन, एंड फिर हम देखेंगे उससे रिलेटेड, मतलब आप बोल सकते हो स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, दिस इज आवर टॉपिक। तो सबसे पहले इससे ही स्टार्ट करेंगे। अब स्टेमन क्या होता है, अब जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बता देता हूँ। स्टेमन एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि ये मेल स्ट्रक्चर होता है, मेल पार्ट होता है फ्लावर का, जो कि क्या करता है रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो सबसे पहले स्टेमन टॉपिक डालोगे एंड लिखना स्टार्ट करोगे। याद रखना जो स्टेमन है ये हर एक फ्लावर में इसके नंबर और जो लेंथ होती है ये वेरी करती है। यानी जो स्टेमन का नंबर है कि किसी एक फ्लावर में कितने स्टेमन बनेंगे वो, और वो कितने लंबे बनेंगे, वो चीजें डिपेंड करती है, आप बोल सकते हो स्पीसीज टू स्पीसीज में। ठीक है, इसी को अपन डेफिनेशन में लिखेंगे, नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन इन फ्लावर वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीसीज। यानी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के अंदर जो स्टेमन है उसका नंबर एंड लेंथ वेरी कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप एनसीईआरटी ने बता रखा है, अगर आप 10 अलग अलग स्पीसीज के फ्लावर उठा के लेकर आते हो और उनके स्टेमन को कंपेयर करते हो, ठीक है, साइड बाय साइड, तो आपको देखने को मिल जाएगा डिफरेंस, कोई स्टेमन छोटा होगा, कोई उससे बड़ा, या कोई उससे भी ज्यादा छोटा होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टेमन के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। तो स्टेमन के अंदर मेजरली दो चीजें आप देखोगे। ठीक है, दो चीजों से मिलके ये बना होता है। एक तो होता है
लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर जिसको अपन कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे फिलामेंट के बारे में। तो फिलामेंट क्या होता है, याद रखना, फिलामेंट एक लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। वहीं दूसरी तरफ होता है हमारे पास एंथर। एंथर, अब एंथर के बारे में क्या कहा जाता है, देखो एंथर क्या है, जनरल सा टर्म है। एंथर आपका बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड का मतलब होता है इसके अंदर 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देन इसको कहा जाता है, एंथर के अंदर ही आप देखोगे तो एंथर के अंदर हमें 2 थीका मिलते हैं देखने के लिए, यानी ये डाइथिकस होता है। डाइथिकस भी कहते हैं एंथर को। ठीक है, और अगर मैं बताऊं तो जो एंथर है, हर एक एंथर के अंदर आपका ये जो एंथर है वो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। जनरल सा टर्म, इसको याद रखना, एंथर इज टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसके हर एक कॉर्नर पे, एंड ईच कॉर्नर कंटेन माइक्रो स्पोरेंजिया। यानी सरल भाषा में अगर बताया जाए तो जो एंथर है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 4 साइड होती है, 4 कॉर्नर होते हैं, और हर एक कॉर्नर के अंदर पाया जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, इस चीज को आप अंडरलाइन कर लेना, माइक्रोस्पोरेंजिया, क्योंकि ये चीज अब आगे आप पढ़ोगे, जस्ट अभी मैं आपको बताऊंगा। अब वो मैं आपको स्टेमन का एक स्ट्रक्चर दिखाता हूं। अगर आप देखो गौर से तो स्टेमन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। ठीक है, और यहां पर सबसे ऊपर ये एंथर। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर, ये वाला पार्ट देखो, ये जो पूरा लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है ये आपका फिलामेंट है। इसी को हम स्टॉक भी बोलते हैं। ये वाला पार्ट जो है ये एंथर है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखनी है, जैसे कि ये पार्ट, दिस पॉइंट इज योर proximal end of filament, and this point is called as distal end of filament। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाएंगे, कई बार पूछा गया है नीट में। ठीक है, कि क्या प्रॉक्सिमल एंड जो है वो किससे अटैच होता है, तो आप याद रखोगे कि जो प्रॉक्सिमल एंड होता है ये अटैच्ड होता है, अटैच्ड विद थैलेमस, और ये वाला पॉइंट अटैच्ड विद एंथर। तो ये पॉइंट आप याद रखोगे। ओके, देन अब बात कर लेते हैं, देखो ये पूरा स्ट्रक्चर हुआ एक स्टेमन का, तो आप इसे लिख सकते हो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। देखो बच्चों, सुंदर सुंदर नोट बनाने हैं और उन्हीं के अंदर आपको इन सारे स्ट्रक्चर को ऐड ऑन करना है, ताकि बाद में रिवीजन करते वक्त आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ये एक स्टेमन का स्ट्रक्चर है। अब बात कर लेते हैं एंथर के स्ट्रक्चर की। तो जो एंथर का स्ट्रक्चर है, एंथर का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। तो इस प्रकार का हमारा एंथर होता है। जनरल सी बात, अगर देखो इसको मैं डिवाइड करूं यहां से, बीच से सेंटर से मैं इसको एक लाइन से दिखाना चाहूं, तो आपको टोटल यहाँ पे 4 कॉर्नर देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लाइन लिखी हुई है, एंथर इज टेट्रागोनल। ठीक है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ देखो 1 2 3 4, देयर आर टोटल 4 कॉर्नर, एंड हर एक कॉर्नर जो है, ये एक कॉर्नर जो है, ईच कॉर्नर कंटेन करता है माइक्रो स्पोरेंजिया। जैसे कि अभी मैंने यहां पर बता दिया। ठीक है, अब जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें पाई जाती है, देन वो अभी आगे बात करेंगे।
देखो ये एंथर है, एंथर के अंदर मैंने बताया कि दो लोब होते हैं। अब लोब कैसे, पहला लोब यहां देखोगे आप, ये है लोब 1 और ये है लोब 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि दो लोब होते हैं, एंड उसी के हिसाब से इसके अंदर आपको दो थीका के लेयर, मैंने बताया था ना यहाँ पर डाइथिकस, एंथर इज डाइथिकस। क्या होता है यहाँ पर थीका की लेयर कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये थीका की लेयर पूरे एंथर के अंदर होती है, हर एक साइड, क्लियर। तो ये थीका की लेयर है, दिस इज थीका लेयर, एंड यहां पर होता है एक टिश्यू जिसे अपन कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। इस पार्ट में इधर एंड इधर, इन दोनों तरफ पे एक और चीज पाई जाती है जिसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। अब ये ग्रूव क्या करता है, ये आपके लोब को क्या कर देता है, बाइसेक्ट बोल सकते हो, या फिर दो हिस्सों में काट देता है, ठीक है। तो ये हमारा एक रफली डायग्राम है एंथर का, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं साइड हो रहा हूं, ओके। तो चलिए अब सबसे पहले देख लेते हैं यंग एंथर, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि यंग एंथर एंड मैच्योर एंथर में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले टॉपिक डालेंगे यंग एंथर, और यहाँ डायग्राम बनाएंगे हम। ये आपका यंग एंथर है, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप देखोगे, सबसे पहले नोटिस करो ये रफ डायग्राम है, ठीक है। इसके अंदर अपन लेवलिंग करते जाएंगे और चीजें बताते जाएंगे आपको। सबसे पहले बाहर की तरफ एक लेयर होती है, ठीक है। इस लेयर को आप बना लो, मेरे साथ साथ बना लो, या फिर देख लो, पहले मैं बना रहा हूं, देन आप इसे बना लेना। ये जो है ये सबसे बाहर की लेयर है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एंथर को, ठीक है। एनसीईआरटी ने इसको जनरली ऐसे ही बना के दिखाया था। अच्छा, डायग्राम के अंदर हम टाइम लेंगे क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के पर्सपेक्टिव से, और नीट के पर्सपेक्टिव से इसकी लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा इस पर अपन ज्यादा ध्यान देंगे। तो ये हो गई सबसे आउटर लेयर, जिसको हम नाम देंगे, इसको आप नाम दोगे कि ये क्या है, एपिडर्मिस, ओके। सबसे आउटर लेयर, देन इसके अंदर एक लेयरिंग करेंगे, ठीक है। इसके अंदर की लेयरिंग देखो, तो सिमिलर जैसे यहां से करा अपन, इससे इसके अंदर एक लेयर बनाएंगे। ये जितने भी लेयर मैं बना रहा हूं इन सबका कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन का ही काम है, जो एंथर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये सारे पॉइंट मैं आपको लिखवा भी दूंगा। जो ये लेयर बनी है आपकी, इस लेयर को हम कहते हैं एंडोथीसियम, ओके गाइस। देन वही अगर बात करें, हर एक कॉर्नर आपका एक माइक्रोस्पोरेंजियम रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, यहाँ पर एक माइक्रोस्पोरेंजियम। तो हर एक कॉर्नर पे आप देखोगे यहाँ पे कुछ इस तरीके का ओवल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। इन ओवल स्ट्रक्चर को भी अपन क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। जैसे मैंने बताया कि हर एक कॉर्नर आपका माइक्रोस्पोरेंजिया है, और उसके अंदर कुछ टिश्यू भी होती हैं जो कि आगे जाके कहीं ना कहीं पीएमसी की तरह काम करती हैं। तो अब ये जो लेयर बनाया है, इस लेयर के आसपास भी क्या करेंगे अपन, एक लेबलिंग करेंगे। तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि इसके बाहर भी एक लेयर होती है कुछ इस तरीके से। अब ये मत बोलना कि सर क्या भैया ये तो बहुत ज्यादा आपने फ्लावर टाइप का बना दिया, तो भाई बना लो ताकि अच्छा लगे। जितना ज्यादा आपका डायग्राम सुंदर होगा उतना ज्यादा आपका उसको देख के पढ़ने का मन भी करेगा,
तो ये जो सबसे बाहर की लेयर है, यहां ना बना के अपन यही बना लेते ताकि सारे नाम आसपास आ जाएं। यहां देखोगे तो यही लेबलिंग दोबारा यहां कर लो, सब में सेम है भाई, मैं डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये जो ग्रीन लेयर है, दिस ग्रीन लेयर इज नोन एज मिडल लेयर, ओके, मिडल लेयर। एंड सबसे अंदर की लेयर होती है, यहां पर देखोगे इसके अंदर भी एक लेयर है, दिस लेयर इज नोन एज कैपिटम, ओके गाइस। ये टोटल 4 लेयर होती हैं जो कि यंग एंथर के अंदर पाई जाती हैं। तो आप ये बोल सकते हो यंग एंथर के अंदर हमें टोटल देयर आर टोटल 4 लेयर्स प्रेजेंट, ठीक है। और यही लेयर आगे जाकर जब ये एंथर मैच्योर होता है तो वहां हमें देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। अब देखो जैसे कि कैपिटम था, तो इसके अंदर कुछ पार्ट होता है इस तरीके से, कुछ टिश्यू जिनको अपन कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। यानी देखो ये पूरा एक कॉर्नर, अगर मैं बोलूं, अगर मैं बताऊं ये वाला एक कॉर्नर, ये कॉर्नर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो एक कॉर्नर रिप्रेजेंट कर माइक्रोस्पोरेंजियम को, तो आप यहाँ पे लेबलिंग करके देखो, समझो इसको। मैं कह रहा हूं 1 कॉर्नर इज इक्वल टू 1 माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है ये कंटेन करके रखता है, इट कंटेन्स स्पोरोजीनस टिश्यू, ओके बच्चों। ये हर एक, मतलब अगर यहां पर देख रहे हो तो यहां पर भी एक स्पोरोजीनस टिश्यू होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा और यहां भी होगा, ठीक है। तो जो ये वाली है ना ये चीजें, ये क्या है, ये स्पोरोजीनस टिश्यू है, ओके। और इस चारों के अंदर पाई जाती है। और इनके अंदर जो ये स्पोरोजीनस टिश्यू है, इसकी ईच सेल ऑफ दिस टिश्यू capable of producing mature pollen grain। यानी सिंपल है, इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है स्पोरोजीनस टिश्यू। अच्छा ये भी याद रखना कि जो स्पोरोजीनस टिश्यू है ये 2n होता है, यानी इसकी प्लॉइडी कोई पूछे तो वो 2n होती है, यानी डिप्लॉइड होता है। तो इसके अंदर जितनी भी सेल होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, आपकी डिप्लॉइड होंगी। और इसकी हर एक सिंगल सेल भी कैपेबल होती है एक मैच्योर पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो उनकी हर एक सेल को हम ये कह सकते हैं, इनकी सेल को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कॉल्ड एज पीएमसी या एमएमसी। पीएमसी मतलब पॉलन मदर सेल, और एमएमसी का मतलब होता है आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। देन अब बात कर लेते हैं हम किस बारे में, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, ठीक है। याद रखना जो एपिडर्मिस है, सॉरी, जो आपका एपिडर्मिस है प्लस एंडोथीशियम है प्लस मिडल लेयर है, ये तीनों मिलकर क्या करती हैं, ऑल 3 लेयर टुगेदर प्रोवाइड protection to anther and gives dehiscence to release pollen grain। तो बच्चों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जितने भी ये 3 लेयर हैं, ये तीनों के 3 लेयर क्या करते हैं, इनका मेन काम होता है कि एंथर को क्या करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और उसी के साथ साथ
जो पॉलन ग्रेन उनके अंदर बन रहे हैं उन पॉलन ग्रेन को रिलीज करवाने के लिए डेहिसेंस प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप नोट करोगे। देन बात कर लेते हैं, एक लेयर और है जो कि है टेपिटम। टेपिटम कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको अलग से लिखेंगे। जो टेपिटम होती है, टेपिटम याद रखना सबसे आउटर लेयर है। दूसरी बात, आउटर लेयर के साथ साथ ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। मल्टी न्यूक्लिएटेड के साथ इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। मतलब सर देखियो वीडियो में पूरा आ रहा हूं मैं। इसी के साथ साथ याद रखना देखो, आउटर लेयर होती है टेपिटम, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। उसी के साथ एक चीज और याद रखना, ये एक्साइन प्रोड्यूस करवाता है, एक्साइन प्रोड्यूस करवाता है। एंड ये पॉलन ग्रेन को स्टिकीनेस देता है। ठीक है, स्टिकी पॉलन। एंड टेपिटम का लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है, नरिशमेंट टू पॉलन ग्रेन। तो बच्चों ध्यान रखना, टेपिटम के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब सवाल पूछे जाते हैं कि टेपिटम क्या है, टेपिटम के काम बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्लाइड पर आपके लिए यंग एंथर से रिलेटेड सारी डिटेल लिखी पड़ी है जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको सामने मैंने बुलेटिन पॉइंट बनाकर दे दिए हैं। मैं साइड हो रहा हूँ, इसको चाहो लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो चलिए अब बात कर लेते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। जैसा कि आपने 11th में सुना ही होगा माइक्रोस्पोर। ठीक है, यहाँ पे माइक्रोस्पोरो का क्या मतलब है, ये स्पोर्स की बात कर रहा है, एंड जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, अल्टीमेटली आप बोल सकते हो कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब है स्पोर्स की फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कई बार एनसीईआरटी से पूछी जाती है, कहां पर आपके सीबीएसई बोर्ड के अंदर। तो क्या बताओगे, इट इज अ प्रोसेस, the process of formation of microspore from pollen mother cell या आप इसको बोल सकते हो एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय द मियोटिक डिवीजन। तो ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, जिसको आपको अच्छे से याद करना है। 2 मार्क्स के अंदर आपके इसकी डेफिनेशन आ सकती है। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, अगर अभी आपको याद हो तो मैंने बोला कि जो भी आपका स्पोरोजीनस है, स्पोरोजीनस टिश्यू जो है ये क्या है, दिस इज स्पोरोजीनस टिश्यू, और इसकी हर एक सिंगल सेल, ईच cell can produce माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब यहां पर मैंने लिखा माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना जो आपके स्पोरोजेनिक टिश्यू है वो आपका 2n होता है, और उसकी हर एक सेल भी 2n होती है, और उसकी हर एक सेल क्या करती है, आपको क्या प्रोवाइड करवाती है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड मतलब आप बोलोगे यहां पर 4 पॉलन ग्रेन बोल सकते हो, जो कि अभी कैसे हैं, इमेच्योर है। ठीक है, कैसे है, ये इमेच्योर है। तो जैसे ही क्या होगा यहां पर, जैसे ही जो एंथर है
एंथर मेच्योर होगा, जैसे ही एंथर क्या करेगा, मेच्योर होगा, वैसे ही आपके जो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड हैं ये डिसोसिएट कर जाएंगे, डिसोसिएट, ठीक है। आप लिख सकते हो टेट्राड, जो टेट्राड है वो डिसोसिएट कर जाएंगे या डिहाइड्रेट कर जाएंगे, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। और हर एक टेट्राड, मैंने बताया ना, हर एक टेट्राड मतलब टेट्राड के अंदर कितने, 4 पॉलीमर है, जो कि कैसे इमेच्योर है। एक बार एंथर मेच्योर हुआ उसके बाद वो भी मेच्योर हो जाएंगे और आपको क्या मिल जाएगा, एक मेच्योर पॉलन ग्रेन। ओके, यानी 4 मतलब एक टेट्राड, एक टेट्राड के अंदर 4 पॉलन ग्रेन होते हैं इमेच्योर, तो वो मेच्योर होने के बाद कितने आपको पॉलन ग्रेन मिलने वाले, 4 पॉलन ग्रेन मिलने वाले, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां से स्पोरोजेनिक टिश्यू, यानी ये जो आपका दिख रहा है सेल, इन सेल से माइक्रोस्पोर टेट्राड तक बनने के प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखो किस तरीके से, मान लो मैं कह रहा हूं कि इस स्पोरोजेनिक टिश्यू का कोई एक सिंगल सेल, मान लो ये एक सेल है, कोई ये एक सेल है, इसको मैं कह रहा हूं ये पीएमसी है या एमएमसी है, ठीक है। ये पीएमसी या एमएमसी है और इसकी जो प्लॉइडी है वो 2n है, ठीक है। क्या होगा इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, मियोसिस होगा, ठीक है, मियोसिस यानी मियोटिक डिवीजन होगा, जिसके बाद ये एक पीएमसी से आपको टोटल 4 सेल देखने को मिलेंगे, ठीक है, टोटल 4 सेल देखने को मिलेंगे। और यही 4 सेल जो हैं ये कहलाते हैं आपके माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्लियर है। अब क्या होगा कि यहां से यहां तक के प्रोसेस को ही हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके गाइस, तो यहां तक नोट कर लो। देन अपन इसके बाद भी बात करेंगे, हम देखेंगे क्या कि यहां से ये चारों के 4 क्या करेंगे, आगे फर्दर डिवीजन करेंगे और एक मेच्योर पॉलन ग्रेन बनाने का काम करेंगे। तो बच्चों अब चलिए बात कर लेते हैं कि कैसे। देखो अभी मैंने आपको बता दिया है कि आपके जो पीएमसी है या एमएमसी है वहां से माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। देन अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से प्रॉपर एक मेच्योर पॉलन ग्रेन फॉर्म होता है, ठीक है, जिसका फ्लो चार्ट के थ्रू अपन देखेंगे या फिर डायग्राम भी बोल सकते हो। सबसे पहले जो कि मैंने अभी बताया, ये आपके पास एक सिंगल सेल होती है, ठीक है। कौन होता है ये, पीएमसी, अगेन पीएमसी, ये पीएमसी आगे जाएगा, मियोसिस करवाएगा और यहां पर आपको टोटल 4 सेल मिलेंगे, ठीक है। और यही आपका क्या होता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। तो अब बताने की जरूरत है नहीं। देन मैं कह रहा हूं अपन किसी इनमें से किसी एक सेल को लेकर चल रहे हैं, ऑल्दो ये सारी की सारी सेल ही आगे जाके डिवीजन करती हैं, ठीक है, लेकिन हम सिर्फ एक का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। मान लो मैंने कहा कि इस एक सेल को अपन आगे फर्दर देखते हैं क्या होगा। ये एक सेल है तो यहां बना लेते हैं, ये एक सेल है कैसी, माइक्रोस्पोर। अच्छा याद रखना, जो पीएमसी होते हैं 2n होता है, डिवीजन करने के बाद ये सारी सेल जो है ना, इसके साइज है ये सब के सब एन हैप्लॉइडी मतलब एन हैप्लॉइड हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखो ये माइक्रोस्पोर आपका कैसा है, हैप्लॉइड है, इसकी प्लॉइडी एन है। तो क्या होगा इसके अंदर हम देखेंगे, सबसे पहले एक होता है फॉर्मेशन, किस चीज की, वैक्यूल की फॉर्मेशन होती है, यानी यहाँ पे वैक्यूल फॉर्म होता है। वो भी कैसा, आप लिखोगे सेंट्रल, यानी बिल्कुल बीच में, सेंटर में, समझ रहे हो, एकदम सेंटर में जाकर एक वैक्यूल बनेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको कि यहाँ पर एक आपका माइक्रोस्पोर था और सेंटर में आकर क्या बन गया, ये वैक्यूल हो गया, जिसकी वजह से होगा क्या, जो न्यूक्लियस था इस माइक्रोस्पोर का, न्यूक्लियस जो है वो पेरीफेरी यानी कॉर्नर में चला गया यहाँ पर, ठीक है भाई। अब क्या होगा, यहां पर होगा फर्स्ट टाइम आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, मियोटिक नहीं सॉरी, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलेगा हमें। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के बाद क्या होगा, यहां पर एरो को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, यहां पर
यहां पर हमें मिलेगा एसिमेट्रिकल स्पिंडल। क्या होगा, जब पहली माइटोटिक डिवीजन हो जाएगी तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा एक एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तो यहां पर है आपके पास वैक्यूल, यहां पर है आपके पास न्यूक्लियस, और यहां क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा स्पिंडल फाइबर। ठीक है बच्चों, देखो सिंपल प्रोसेस, यहां से यहां तक के प्रोसेस को अपन कह रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फिर उसके बाद हमने एक माइक्रोस्पोर को उठाया, वो क्या कर रहा है, वैक्यूल बना रहा है। पहले प्रोसेस में वैक्यूल बना रहा है सेंटर के अंदर, देन यहां से फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, सॉरी माइटोटिक डिवीजन हो रही है, और जिसकी वजह से एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर बन रहा है। कहां पर, यहां पर। अब एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर जब भी बनता है, याद रखना वो अनइक्वल डिवीजन ही शो करता है। एसिमेट्रिकल स्पिंडल क्या करता है, इट शो अनइक्वल डिवीजन। तो होगा क्या, अब यहां पे दोबारा से हमें देखने को मिलेगा सेकेंड मियोटिक डिवीजन। याद रखना सेकेंड, अगेन सॉरी, पता नहीं मेरे दिमाग में मियोसिस क्यों है, यहां पर माइटोसिस होगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो माइटोटिक डिवीजन होगा यहां पर। और हमें पता है जब भी माइटोसिस होता है, वहां पर आपका नंबर ऑफ ये हैप्लॉइड जो डिप्लॉइड, सॉरी नंबर ऑफ प्लॉइड जो होता है वो सेम ही रहने वाला है। यहाँ पर भी एन है, यहाँ पर भी एन है, और जो यहाँ बनने वाला है वो भी एन ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने बताया एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर क्या करता है, अनइक्वल डिवीजन। तो जिसकी वजह से हमें देखने को मिलेगा कि ऊपर की तरफ ज्यादा स्पेस चला जाएगा, ज्यादा साइटोप्लाज्म, या आप बोल सकते हो ज्यादा कंटेंट जाएगा, और नीचे कम आएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको कुछ एक न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, और एक न्यूक्लियस आपको यहां देखने को मिलेगा। ठीक है, ये है साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब देखो ये चीज हो गई आपकी साइटोप्लाज्म, ये चीज कहलाता है आपका न्यूक्लियस। या फिर पहले इससे पहले लिख लेते हैं इसके बारे में, जो इसके ऊपर दिख रहा है ये है आपका वेजिटेटिव सेल्स, और इस न्यूक्लियस को हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस, यानी वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, जो कि जनरल कैसा होता है, इर्रेगुलर शेप का होता है, इर्रेगुलर शेप का होता है, एंड लार्ज होता है। ठीक है गाइस, इर्रेगुलर शेप का होता है और लार्ज होता है। वहीं अगर इसकी बात करें नीचे, तो ये है आपका, इस तरफ लिख लेते हैं, ये है जनरेटिव सेल, और ये जो इसके अंदर न्यूक्लियस है ये है आपका जनरेटिव सेल न्यूक्लियस, यानी जनरेटिव सेल न्यूक्लियस है, मतलब जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है। और इसका शेप की अगर मैं बात करूं तो जनरल सी बात आपको देखो पता चल रहा होगा, ये स्पिंडल शेप का होता है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म के अंदर ये फ्लोट कर रहा होता है, और उसी के साथ साथ ये आप देख सकते हो, इसका आप बोल सकते हो ये जनरेटिव सेल जो होती है वो स्मॉल होती है। अब अगेन देखो इसके अंदर क्या होगा, ये सेल आगे फर्दर मिच्योर होगा, ये सेल अगेन मिच्योर होकर आपको एक मिच्योर पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देगा। जैसे कि अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर अंदर की तरफ जो मैं बना रहा हूं ये है साइटोप्लाज्म, या आपका साइटोप्लाज्म। देन इसके ऊपर बनाएंगे हम सबसे बाहर एक लेयर और आ जाती है जिसको हम कहते हैं इंटाइन। ठीक है, ये जो लाइन है ब्लू कलर की जो देख रहे हो आप, दिस इज कॉल्ड इंटाइन। ओके, एंड ये इंटाइन याद रखना, इंटाइन जो है ये बनी होती है मेड ऑफ सेलुलोज प्लस पेक्टिन। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि इंटाइन किससे बनी होती है, उसके ऊपर, उसी के अगर और ऊपर जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा
इंटाइन के ऊपर होता है कुछ कुछ जगह ऊपर इस तरीके से एक लेयर और होती है जो बहुत ज्यादा रिजिड होती है। और ये कैसी होती है? डिसकंटिन्यूअस होती है बच्चों, याद रखना। जो हमारी इंटाइन लेयर थी ना, एक पॉइंट और बताता हूं इसके बारे में। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि इससे बनी होती है, दूसरा पॉइंट ये कंटिन्यूअस लेयर होती है, कंटिन्यूअस लेयर होती है। दूसरी बात यहां देख लेते हैं, ये आपके पास जो लेयर बनाया है ये है आपका एक्साइन। एक्साइन बना होता है मेड ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, याद रखना, एक जगह पे लिखवा देता हूं मैं, जो स्पोरोपोलेनिन है, स्पोरोपोलेनिन ये जो है ये हाईली रेसिस्टेंट मटेरियल होता है। इस अर्थ पर सबसे ज्यादा जो हाईली रेसिस्टेंट मटेरियल है वो कुछ और नहीं, स्पोरोपोलेनिन है। यानी इसके ऊपर किसी भी टाइप की चीजों का असर नहीं होता है। यानी आप बोल सकते हो एसिड, एंजाइम, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, इनमें से किसी भी चीज का इसके ऊपर असर नहीं होता है। दैट्स वाई जो हमारी पोलन ग्रेन होती हैं वो बहुत ही ज्यादा वर्स्ट कंडीशन बोल सकते हो या बहुत बुरे हालातों में भी सरवाइव कर लेती है। ठीक है, उसी के साथ देखो कई कई जगह पर आपने देखा होगा, मैंने बना के रखा है कि एक्साइन है ना, कई कई जगह पर नहीं है, तो उन जगहों को, उन स्पेस को हम कहते हैं जर्म पोर। ठीक है, उस जगह को हम कहते हैं जर्म पोल। ठीक है, अब जर्म पोल क्यों है? देखो जैसे कि मैंने बताया कि जो आपका एक्साइन है, एक्साइन एक ऐसे मटेरियल से मिलकर बना है जो कि बहुत ज्यादा रेसिस्टेंट होता है, यानी जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो जब उसे तोड़ना ही मुश्किल है, तो जब जर्मिनेशन की बात आएगी, जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट करने की बात आएगी, तो उसके अंदर से पोलन ट्यूब कहां से निकलेगा? तो इसीलिए नेचर ने इस तरीके से पोलन ग्रेन को बनाया है, जगह जगह पर गैप होता है ताकि क्या हो सके, पोलन ट्यूब बाहर आ सके। ओके, और ज्यादा दिक्कत भी ना हो। देन एक चीज और याद रखना, जो एक्साइन होता है, एक्साइन आपका डिसकंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है। ठीक है बच्चों, याद रखना, कोई दिक्कत नहीं। उसी के साथ अपन अंदर के डायग्राम को पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर वही आपको एक इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस मिलेगा, यहाँ पे स्पिंडल शेप का न्यूक्लियस मिलेगा, ये आपका वेजिटेटिव सेल, ये आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस, ये आपका जनरेटिव सेल, ये आपका जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस। ओके गाइस, क्लियर है? तो ये आपका एक मैच्योर पोलन ग्रेन का डायग्राम हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पूरी साइकिल जो आप देख रहे हो, ये पूरी साइकिल ही कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार इसे पेपर में पूछा गया है कि आपको मैच्योर पोलन ग्रेन बनने तक के स्टेप में आपको क्या कहा जाता है, उसको बना के दिखाओ, लेबल करके दिखाओ। ठीक है, तो हर एक स्टेप देख लो, कहां से क्या हो रहा है, पीएमसी से किस तरीके से माइक्रोस्पोर टेट्राड बन रहे हैं, फिर टेट्राड से किस तरीके से पहली मियोटिक डिवीजन हो रही है, फिर दूसरी हो रही है, फिर आपका एक शेप बन रहा है, फिर कहीं जाकर मैच्योर पोलन ग्रेन बन रहा है। अच्छा, और बता देता हूं, साइज जो होता है, जो पोलन ग्रेन का साइज होता है, पोलन ग्रेन की साइज की बात करूं इन डायमीटर, तो एनसीईआरटी मेंशन करती है वो 25 से लेकर 30 माइक्रोमीटर। ठीक है गाइस, और ये जो डेटा है, ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये हो गया या फिर ये हो गया, ये तीनों, ये मतलब ये दोनों ही चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां पर हमने क्या कर लिया, पूरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के साथ साथ एक मैच्योर पोलन ग्रेन भी हमने देख लिया। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, जो ये मैच्योर पोलन ग्रेन है, ये आपके मेल जो है, मतलब फ्लावर के अंदर जो मेल पार्ट होता है उसका गैमेट नहीं है। यानी आप ये नहीं बोल सकते कि ये मेल गैमेट है, बट आप उसकी जगह ये बोलोगे कि ये मेल गैमेटोफाइट है। मेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेट में डिफरेंस इतना होता है कि मेल गैमेटोफाइट के अंदर ही मेल के गैमेट होते हैं। यानी ये जो आपके जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल ही आगे जाके मेल के गैमेट बनाने वाले हैं।
जब आप पॉलिनेशन का टॉपिक पढ़ोगे वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसको नोट कर लो, मैं साइड हो रहा हूं। तो चलिए बच्चों बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि रहने वाला है यंग एंथर एंड मेच्योर एंथर। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यंग एंथर का डायग्राम कैसा होता है, उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं मेच्योर एंथर में क्या डिफरेंस है। अच्छा, इसको अपन है ना कुछ मतलब डिफरेंशिएशन के थ्रू समझेंगे, डायग्राम के थ्रू नहीं, कुछ कॉलम के थ्रू। देखो, सबसे पहले बनाएंगे अपन यंग एंथर के लिए टेबल। सेकेंडली हम बनाएंगे मेच्योर एंथर के लिए। ठीक है भाई। अब ऑब्वियस बात है, इनके बीच में अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, देखना है मतलब कि कौन कैसा है, क्या क्या पॉइंट है। तो देखो, सबसे पहले यंग एंथर जो होता है, याद रखना यंग एंथर के अंदर पहला पॉइंट याद रखना, 4 माइक्रोस्पोरो सॉरी 4 माइक्रोस्पोरेंजियम मिलते हैं। ठीक है, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट। वहीं अगर बात करें मिच्योर में तो क्या होता है, ये 4 का नंबर घट के हो जाता है 2, क्योंकि ये क्या जो आपके माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, पॉलन सैक के अंदर। ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं पॉलन सैक में। वहीं अगर बात करें तो यंग एंथर के अंदर आपको चारों के चार जो लेयर थे ना, जो बताया था मैंने आपको, ऑल 4 लेयर इंटैक्ट मिलेगी। ठीक है, इंटैक्ट मिलेगी, यानी आपको वहां पर एपिडर्मिस भी मिलेगा, वहां पर आपको एंडोथीशियम भी देखने को मिलेगा, वहां आपको मिडल लेयर भी मिलने वाली है, एंड वहां आपको कैपिटम भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा भी था। लेकिन यही चीज क्या होती है, आगे जाकर चेंज हो जाती है, और बचता क्या है, सिर्फ और सिर्फ बचता है एपिडर्मिस एंड एंडोथेशियम। इसका रीजन क्या है बच्चों, इसका रीजन इतना सा है कि जो आपका मिडल लेयर है और कैपिटम है, ये कहीं ना कहीं डिसॉल्व हो जाती है ड्यू टू चेंजिंग ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इनटू द पोलन सैक। ठीक है, तो ये याद रखना। अच्छा, और चीजें यहां देखो, कुछ और बात कर लेते हैं। जैसा कि अब यहां पर यंग एंथर के अंदर हमने देखा था कि यहां पर क्या पाया जाता है, स्पोरोजीनस टिश्यू। तो वहीं अगर आप यहां देखोगे मिच्योर एंथर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, क्योंकि स्पोरोजीनस टिश्यू से क्या बन जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं, तो आपको ये देखने को मिलते हैं। तो ये डिफरेंस है किसमें, यंग एंथर और मिच्योर एंथर में। वहीं साइड बाय साइड एक चीज और देख लेते हैं कि वेजिटेटिव सेल्स एंड जो जनरेटिव सेल है, इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इन सब के बारे में पूछा जाता है, तो इसीलिए आपको याद होना चाहिए। जो वेजिटेटिव सेल है बच्चों, याद रखना जनरली वो लार्ज होती है। फर्स्ट पॉइंट, दीज सेल्स आर क्वाइट लार्जर। और वहीं अगर बात करें जनरेटिव की, तो दीज सेल आर स्मॉलर। वहीं अगर बात करें सेकंड पॉइंट की, तो जो वेजिटेटिव सेल होती है, हमने डायग्राम में देखा था कि उसके अंदर एक इररेगुलर शेप का न्यूक्लियस पाया जाता है। तो आप बोलोगे यहां पर इररेगुलर शेप का क्या मिलता है, न्यूक्लियस मिलता है। क्या मिलता है यहां पर, न्यूक्लियस मिलता है। वहीं अगर बात करें यहां पर जनरेटिव सेल के अंदर आपको मिलता है एक स्पिंडल शेप का न्यूक्लियस, स्पिंडल शेप न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखना है जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं, वो फूड रिजर्व करने का काम करती हैं, फूड रिजर्व्स। वहीं अगर इसकी बात करी जाए तो ये मेल गैमेट को स्टोर करते हैं, जो कि आगे जाके कहीं ना कहीं पॉलिनेशन में हेल्प करता है। तो आप बोलोगे दीज सेल्स
हैव मेल गैमेट। ओके गाइस, तो ये दो डिफरेंस, मतलब ये दो चीजों के बीच में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप नोट कर लेना। ठीक है, देन इसके बाद अपन बात करेंगे पॉलन एलर्जी के बारे में एंड पॉलन बैंक के बारे में। देन हमारा आज का पहला लेक्चर यहाँ खत्म हो जाएगा, तो फटाफट से इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब बात कर लेते हैं पॉलन एलर्जी के बारे में। ठीक है, अब क्या ये कुछ टॉपिक रह गया है, जैसे कि हमने क्या करा, पॉलन बना लिया पहले। ठीक है, पॉलन के डायग्राम भी देख लिए और इंपॉर्टेंट कुछ डिफरेंसेस देख लिए कि एंथर, यंग एंथर और मैच्योर एंथर में क्या डिफरेंस है, वेजिटेटिव सेल्स में और जनरेटिव सेल्स में क्या डिफरेंस है। वहीं अगर हम बात कर लें तो अब सिंपल सी बात है, रह गया कुछ पॉलन एलर्जी रह गया। ठीक है, उसी के साथ साथ हमारा रह गया है पॉलन बैंक एंड पॉलन की बायोबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है, ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक है जो कि फटाफट से देख लेते हैं। पहला टॉपिक है पॉलन एलर्जी। जैसा कि नाम में ही लिखा है और आपको समझ भी आ रहा होगा कि ये ऐसी एलर्जी है जो कि किसी भी वजह से, मतलब पॉलन की ही वजह से होगी, कारण कुछ भी हो लेकिन मतलब मेन कॉज पॉलन होगा। ठीक है, तो क्या होता है, सिंपल सी बात है, इसका मतलब है कि पॉलन से होने वाली एलर्जी। और याद रखना, मैनी pollen grain cause एलर्जी की जगह पे लिख लो सीवियर एलर्जीज, सीवियर एलर्जीज एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस। ठीक है, और ये ब्रोंकियल एफ्लिक्शन ही क्या करते हैं, आगे जाके कारण बनती हैं लीडिंग टू कॉज ऑफ कॉरोनिक डिजीज। अच्छा बच्चों, याद रखना, जो पॉलन एलर्जी है यानी कई ऐसे पॉलन ग्रेन हैं जिनकी वजह से बहुत सीवियर टाइप के क्या हो जाते हैं, लोगों को एलर्जीज हो जाती हैं, जो कि ऐसी एलर्जी होती है जो लाइफ लॉन्ग क्योर नहीं की जा सकती। ठीक है, और लेकिन बस उसे आप मैनेज कर सकते हो मेडिसिन के थ्रू या फिर अदर फैक्टर, मतलब अदर चीजों के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उनको मैनेज कर सकते हो, बट उसे प्रॉपर तरीके से, प्योर तरीके से आप क्योर नहीं कर सकते। जिनमें से एक अगर मैं आपको एग्जांपल लिखवाऊं, एक क्या दो एग्जांपल है मेनली एनसीईआरटी ने दिए। एक तो है अस्थमा। अब आप लोगों को, बहुत लोगों को पता होगा अस्थमा क्या है, प्योर तरीके से कभी भी ये क्योर नहीं किया जा सकता। बस कुछ स्थलीन के पंप आते हैं जिनको यूज किया जाता है, कुछ भाप के थ्रू, स्टीम के थ्रू इनको क्योर करते हैं। ठीक है, मतलब कुछ टाइम के लिए मैनेज किया जाता है इसको। एंड उसी के साथ दूसरा है एंड ब्रोंकाइटिस। ठीक है, ये दोनों के दोनों लंग डिजीज हैं। अच्छा, लंग डिजीज है, ऑब्वियस बात है, जो पॉलन ग्रेन है वो एयर के थ्रू आप इनहेल करोगे और कहीं ना कहीं वो कहां जाएंगे, आपके लंग्स में ही जाएंगे और एलर्जी कॉज करेंगे, कहां पर, आपके लंग्स के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये आपके दो क्या है, पॉलन एलर्जी। अच्छा, एक बहुत ही ज्यादा जो बेस्ट एग्जाम्पल एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी मेंशन करती है, वो है पार्थेनियम का। ठीक है, पार्थेनियम क्या है, पार्थेनियम यानी कैरेट ग्रास। ये क्या है, ये एक टाइप का आप बोल सकते हो वीड है। ठीक है, एक टाइप की, वो सुना होगा आपने हिंदी में, खरपतवार, जो क्या करते हैं, मतलब आप जो भी प्लांटिंग करते हो, क्रॉपिंग करते हो, उसके आसपास कुछ अनवांटेड प्लांट आ जाते हैं। ठीक है, वही है, उन्हीं में से एक है ये। ठीक है, ये इंडिया में आया था, come to India, sorry, come in India with imported wheat। यानी हुआ क्या कि जब बाहर से व्हीट यानी गेहूं को लाया गया तो उसके साथ ही ये गलती से क्या आ गया,
वहां से मतलब बाहर के देश से हमारे इंडिया के अंदर आ गया था, ठीक है। और इसने क्या करा, इसने कॉज करा बहुत सारे पॉलन एलर्जी, ठीक है। तो ये याद रखना, कोई आपसे पूछे कि पॉलन एलर्जी का मेन कॉज, तो एक याद रखना वो है पार्थेनियम, जो कि आपको एनसीईआरटी में मेंशन करती है। और ये कहां से आया था, बाहर फॉरेन का है, ये इंडिया का नहीं है, ठीक है। तो गलती से ही आ गया था इंपॉर्टेंट वेट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं हम पॉलन की बायोबिलिटी के बारे में। अब क्या है ये पॉलन की बायोबिलिटी, देखो आपने सुना होगा कि ओटीपी के बारे में आपको पता ही होगा। ओटीपी क्या होता है, कुछ टाइम तक वैलिड रहता है। अगर आपने कुछ कोड होते हैं, है ना, उन कोड को उन वैलिड टाइम के अंदर नहीं डाला तो वो इनवैलिड हो जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो पॉलन है, पॉलन ग्रेन है, वो हर एक फ्लावर के लिए कुछ फिक्स ड्यूरेशन तक ही क्या रहते हैं, आपके वैलिड रहते हैं। अगर उसी टाइम में, उसी ड्यूरेशन के अंदर वो फीमेल फ्लावर के ऊपर जाकर अपनी पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट कर लेता है, देन ऑब्वियस बात है कि आगे जाकर फ्लावर से फ्रूट बनेगा। लेकिन अगर वो टाइम रहते ड्यूरेशन के अंदर क्या है, अपने ड्यूरेशन के अंदर फीमेल के पास नहीं पहुंच पाता, मतलब फीमेल पार्ट के पास नहीं पहुंच पाता है, देन क्या होता है कि वो पॉलन ग्रेन कैसा हो जाता है, खराब हो जाता है, डिसेबल हो जाता है, ठीक है। तो आप याद रखना कि पॉलन वायबिलिटी क्या है, मैक्सिमम टाइम up to which pollen can germinate pollen tube, ठीक है। यानी वो मैक्सिमम टाइम जब तक आपका एक पॉलन ग्रेन क्या कर सकता है, पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट कर सकता है, वही आपकी पॉलन की वायबिलिटी कहलाती है। एंड इसको आप ऐसे भी लिख लेना, इट इज लाइक ओटीपी, इट इज लाइक ओटीपी, ओके। और ये बात याद रखना कि जो पोलन की वायबिलिटी है ये डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड स्पीसीज। यानी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और स्पीसीज पर डायरेक्टली आपकी पोलन की वायबिलिटी डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इन व्हीट एंड पैडी, जो वायबिलिटी रहती है पोलन की वो कितनी रहती है, 30 मिनट्स, यानी आधे घंटे तक ही वो क्या कर सकता है, उसका पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कर सकता है। वहीं अगर मैं बात कर लूं सोलेनेसी की, ठीक है, फेबेसी की, या फिर लेग्यूमिनेसी की, तो यहां पर ये बहुत लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग टाइम पीरियड होता है यहाँ पर। यानी आप 1 मंथ बोल सकते हो, 1 मंथ के अराउंड तक क्या कर सकता है, ये पॉलन को जर्मिनेट कर सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज याद रखना। देन इसके बाद हमारा आ जाता है एक टॉपिक और है, जो कि है आपका पॉलन बैंक, बस वो रहता है। देन आज के लेक्चर को अपन फिनिश कर देंगे। इसको नोट डाउन करो, फिर उसको भी देख लेते हैं। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं पॉलन बैंक। अच्छा, पॉलन बैंक से पहले एक टॉपिक और रहता है, जो कि है आपका पॉलन एज फूड सप्लीमेंट। तो एक बार याद रखना, जो कि पॉलन है ना, अपना पॉलन ग्रेन, वो है ना हाईली न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, ठीक है। यानी बहुत ज्यादा उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होता है। तो आप देखोगे हाईली न्यूट्रिएंट रिच, ठीक है, जिसकी वजह से आप लिखोगे ड्यू टू विच today's athlete use them as
डोपिंग। ओके बच्चों, एंड ये भी याद रखना कि एथलीट के अलावा हम इन्हें हॉर्स को भी देते हैं, और हॉर्स जो है, हॉर्स याद रखना, हॉर्स राइडिंग, तो हॉर्स जो है उस पर बैटिंग लगाई जाती है, तो जो घोड़ा ज्यादा तेज दौड़ेगा वो जीतेगा, और जो जीतेगा उसके ऊपर जिनके पैसे लगे हैं उनको भी फायदा होगा। तो इसलिए क्या कराते हैं कि हॉर्स के ऊपर भी डोपिंग करी जाती है, तो उनको भी क्या दिया जाता है, पॉलन एज अ टैबलेट और सिरप। तो ये भी याद रखना कि जो पॉलन है एज सप्लीमेंट वो किस फॉर्म में मिलता है, इन दी फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स। ठीक है गाइस, देन अब बात कर लेते हैं अपन पॉलन बैंक के बारे में। पॉलन बैंक बच्चों कुछ और नहीं, बस ये है, जैसे कि अपन क्या करते हैं, बैंक के अंदर पैसे को जमा कराते हैं, करेंसीज को स्टोर करते हैं ना, ताकि हम उसे फ्यूचर में यूज कर सके। सिमिलरली यहां पर हम क्या करेंगे, पॉलन को स्टोर करेंगे ताकि हम इसे फ्यूचर में या लेटर यूज कर सके। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें अपन, पॉलन कैन स्टोर्ड इन -196 इन लिक्विड नाइट्रोजन। तो बच्चों ये याद रखना कि पॉलन को कैसे स्टोर कर सकते हैं अपन। पहली बात कि उसे -196 पर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं रखकर। और क्यों रखा जाता है इसको, फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, ताकि हम उसे बाद में कभी फ्यूचर में उसको यूज कर सकें। ठीक है, अच्छा एक आप क्या करोगे, नोट डालोगे और लिखोगे कि एंजियोस्पर्म के अंदर याद रखना 60% प्लांट्स, एंजियोस्पर्म प्लांट्स जो है, यानी 60% प्लांट जो होते हैं आपके, वो पॉलिनेशन कैसे करते हैं, उनके अंदर पॉलिनेशन होता है एट 2 सेल स्टेज। ठीक है, यानी वो 2 सेल स्टेज पर ही क्या कर लेते हैं, पॉलिनेशन करते हैं। ठीक है, तो यहां पर होता है पॉलिनेशन अकर्स एट 2 सेल्ड स्टेज, और ये 2 सेल स्टेज में क्या होती है, 1 वेजिटेटिव सेल प्लस 1 जनरेटिव सेल। वहीं अगर मैं बात करूं बाकी के जो प्लांट्स हैं तो 40% जो प्लांट्स होते हैं वो सेम एंजियोस्पर्म, इनके अंदर जो पॉलिनेशन होती है गाइस वो होती है एट 3 स्टेज। सो पॉलिनेशन अकर एट 3 सेल्ड स्टेज, यानी 1 वेजिटेटिव सेल प्लस 2 मेल गैमेट। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्या था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपको ये समझ नहीं आया कि ये क्या चीज बता दी भैया आपने, बहुत जल्दी हो गया ये वाला पार्ट, तो वेट एंड वॉच, जब अपन पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन करेंगे ना तो वहां दोबारा से मैं यही सेम चीज समझाऊंगा कि 60% किस तरीके से 2 सेल स्टेज में काम करते हैं और किस तरीके से 40% आपके 3 सेल स्टेज में काम करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था आज का लेक्चर। तो बच्चों मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन डिलीवर कर सकूं, तो मेरे से जितना भी हुआ मैंने एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करा और आपके लिए सारे नोट्स रिसोर्सेस बना के लेकर आया हूं। ठीक है, होप सो कि आपको जो भी मैंने पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूं कि आप दोबारा से जो नोट्स आप बना रहे हो उसको रीड करोगे। ठीक है, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं पढ़ते हो, आपके देखो बायो में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितनी बार एक ही नोट्स को रिवाइज करते हो, क्योंकि आप पढ़ लोगे, कॉन्सेप्ट समझ लोगे, वो याद रह जाएगा, लेकिन क्या होगा कुछ टाइम बाद आप कॉन्सेप्ट धीरे धीरे भूलना स्टार्ट कर दोगे। तो बायो सिर्फ एक ही चीज आपसे मांगती है, वो है कंसिस्टेंसी। आप अगर उसे डेली बेसिस पर क्या करते हो, 1-2 बार क्या करते हो, बस पन्ने पलट के देख लेते हो। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या करना है आपको, जो मैंने पढ़ा है आज उसको दोबारा से बैठकर शाम में क्या करोगे,
आधे घंटे देख लोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे जब आप दूसरा लेक्चर देखोगे तो उसे स्टार्ट करने से पहले अगर एक बार आप नजर मार लोगे ना, तो होगा ये कि आपका धीरे धीरे बेस मजबूत हो जाएगा और आगे के कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। क्लियर है? तो यही मैं चाहता हूं कि आप इसे अच्छे से नोट करो, एक एक डिटेल जो मैं बता रहा हूं उसको ढंग से अपने तरीके से लिखो और उन्हीं नोट्स को बार बार मल्टीपल टाइम्स क्या करो, रिवाइज करो। अच्छा एक चीज और, जैसे ही मैं ये पहले चैप्टर खत्म कर लूंगा तो मैं ट्राई करूंगा कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज लेकर आऊं आपके लिए, ठीक है, ताकि आपकी साथ के साथ क्या हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए।